हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि लास्ट 14 साल के अंदर में 168 गुने का रिटर्न दे चुकी है। अब ये तो हो गया इतिहास, पर हम ये भी देखेंगे साथ में कि क्या आज अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आगे भी हमारा पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना करने का पोटेंशियल रखती है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूं सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे, खुद की नॉलेज को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बुक है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। अगर आप नोटिस करोगे तो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ये बुक बिक चुकी है। तो अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलते हैं हम लोग इंट्रो वीडियो के बाद। तो जिस कंपनी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है आइस्टर मोटर्स। तो इस कंपनी का नाम आई होप कि आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे इसके ट्रक्स चलते हैं। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड का आपने नाम सुना होगा, वो इसी के अंडर आती है। और वॉल्वो में अगर आप कभी बैठे हो, वॉल्वो जो बसेस चलती है इंडिया में, तो इसके साथ उनका जॉइंट वेंचर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो तभी हमारी ग्रोथ करेगी। कोई भी कंपनी तभी ग्रोथ करती है जब हमारी इंडिया ग्रोथ कर रही हो, इंडिया के लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया की इतनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का इस कंपनी को कैसे फायदा हो सकता है, चलो सबसे पहले हम यही देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक इंडिया जो इकोनॉमी है वो 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2019 में अगर इंडिया के जीडीपी को आप देखोगे तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि एस्टिमेट है, ऐसा फोरकास्ट है कि 2030 तक ये बढ़कर कितनी हो सकती है, 6.5 ट्रिलियन डॉलर। अब इससे होगा क्या? देखो सिंपल से एक बात को समझो। अगर लोग बिजनेस चलेगा इंडिया में, लोगों को फायदा पहुंचेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज्यादा पैसा जेब में आएगा, तो इंसान ज्यादा खर्चे भी करेगा। और कहाँ करेगा? ज्यादा अच्छी चीजों पे। कैसे? कि अब जैसे समझना इस बात को कि अगर मिडिल क्लास अगर कहें या हाई इनकम वाले लोग कहें कि जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी तो ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। और आप 90% केस में इस चीज को जरूर देखोगे कि अगर एक कोई मिडिल क्लास फैमिली का है जिसकी महीने की इनकम 25,000 रुपए है, तो वो अपने खर्चे को ना थोड़ा रोक रोक कर भी चलता है। कई चीजें जो उसकी ख्वाहिशें होती हैं कि यार ये वाला फलाना कपड़ा खरीदेंगे या ये कोई बाइक लेंगे या ऐसी कोई कार लेंगे, कई बार उनका एक छोटा सा इस तरीके के सपने होते हैं। अब नोटिस करना कि अगर ये 25,000 की इनकम उनकी 50,000 की होगी या 1 लाख रुपए की होगी, तो जाहिर सी बात है, आप इस बात को सोचना कि यार जो लोगों का जो बेसिक एक्सपेंस है ना, वो तो आई थिंक कम पैसों में पूरा हो जाता है। पर लोगों के जो शौक हैं उसी के लिए इंसान ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है और अपने शौक को पूरा करता है। इसी के साथ साथ और चीजें अगर बताऊं कि अभी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया का थोड़ा बढ़ा हुआ है, मानकर चलते हैं कि आने वाले वक्त में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ती है, तो इस बात से होगा क्या कि लोग ना ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, या तो अपनी बाइक या कार में। इसके अलावा या तो बसेस का यूज कर सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, एयरप्लेन में जा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट के लोग ट्रैवलिंग करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं, सिंपली अगर बॉयज की बात करूं, मेल्स की बात करूं, तो ज्यादातर लोग को एक बाइक जो होता है ना वो उनका ड्रीम होता है। और बाइक में अगर आप बात करो रॉयल इनफील्ड की, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों को ये पसंद है। और इसी बात को कहीं ना कहीं आयशर मोटर, ये जो कंपनी है, इस बात को ये समझती है बहुत अच्छे से। और इसकी ये क्या कर रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिया से। क्या आप इंडिया में देखो कि नॉर्थ इनकी जो स्टोर्स हैं बेसिकली 1083 स्टोर्स इनके, और 1047 स्टूडियो स्टोर्स हैं इनके 1750 सिटीज में। ये अप्रोक्सीमेट एक डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि नॉर्थ इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो लार्ज स्टोर्स हैं जो रेड में आपको दिखेगा, और जो स्टूडियो स्टोर्स हैं ये आपको ये ब्लैक में आपको दिखेगा। क्या आप देखोगे कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में 332 लार्ज स्टोर्स हैं और 352 इनके स्टूडियो स्टोर्स हैं। ऐसे ही आप वेस्ट में देखोगे 199 लार्ज स्टोर्स हैं एंड 137 इनके स्टूडियो स्टोर्स हैं। ईस्ट में भी देखोगे तो 227 इनके लार्ज स्टोर्स हैं एंड 254 जो है इनके स्टूडियो स्टोर्स हैं, एंड साउथ में 325 लार्ज स्टोर्स हैं एंड 298 इनके स्टूडियो स्टोर्स हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, देखो इस बात को समझना
किसी भी ब्रांड की, और स्पेशली अगर बाइक इन सब की बात करें, तो इनकी सेल्स तभी बढ़ सकती है जब लोग अपने सामने देखें इनकी प्रेजेंस को। तो इस हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें, जो इनका डीलर नेटवर्क है, लास्ट 7 सालों के अंदर में 4 गुना हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि कंपनी इतनी तेजी से अपने आप को क्यों एक्सपेंड कर रही है? क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाला जो इंडिया है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास बाइक्स उनको चाहिए, टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। तो ये इसी वजह से बहुत तेजी से अपने स्टोर्स को भी बढ़ा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई सिर्फ डोमेस्टिक, मतलब इंडिया की। अब देखते हैं कि क्या ये इंडिया के बाहर भी कुछ परफॉर्म कर रही है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडिया के बाहर क्या काम कर रही है, कि 880 इनके ग्लोबल टच पॉइंट्स है, 175 इनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, एंड 710 से ज्यादा इनके एमबीओज हैं। इसे और थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, ये सारा डेवलप्ड मार्केट है, जो जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आपको दिख सकता है, यूके, यूरोप, एमईए, ये जो सारा आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो इनके डेवलपिंग मार्केट्स है वो इस जगह पे देख सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, और ये सारे यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, और नीचे भी ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको थोड़ा सा अब एक काम करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप पे चलते हैं, और वहां पे ना थोड़ा सा ज्यादा ना क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इनकी किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 तो इनकी सब्सिडरीज हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा में है, दूसरा इनका नॉर्थ अमेरिका में है, तीसरा इनका ब्राजील में है, चौथा इनका यूके में है, और पांचवा इनका थाईलैंड में है। 3 इनके सीकेडी हैं। सीकेडी से आप समझ सकते हो कि ये जो है पूरा का पूरा सामान देते हैं वहां पे, और उसी जगह पे असेंबल किया जाता है। वो कहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोलंबिया में है, अर्जेंटीना में है, और यहाँ पे थाईलैंड में भी है। इनके टेक सेंटर है जहां पे रिसर्च एंड इनोवेशन ये होता है, यहाँ पे ये यूके में आप यहाँ पे देखोगे, और इंडिया में है ऑफ कोर्स। और 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग का आपको साफ साफ है कि इंडियन कंपनी, और यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है। तो ग्लोबल प्रेजेंस तो आपने इनकी देख लिया। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? और हाँ, वीडियो को खत्म होने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या आपको या आपके जान पहचान के लोगों को रॉयल इनफील्ड की बाइक्स पसंद है। और बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना। हो सकता है कि आपको पसंद हो सकता है कि आपको ना पसंद हो, पर एज एन इन्वेस्टर मुझे ये कंपनी जरूर पसंद आई थी, और उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आगे आपको और भी शो करूंगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक तो आपने देखा था बाइक्स बेच रही थी, पर एक्चुअल में ये इको सिस्टम पूरा बना रही है, और यहाँ पे देखोगे कि इनके स्टोर्स पे क्या क्या चाहिए, इस तरह की चीजें भी ना अवेलेबल है। इससे होता क्या है बेसिकली कि यार देखो, आप बाइक लोगे तो ये ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है आप हेलमेट भी लोगे, और आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चाहोगे यार कपड़े भी ले, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये आप खरीदना कहाँ से शुरू करते हो? आप कंपनी से ही डायरेक्ट ये सारी चीजें लोगे। जैसे ये एक्सटेंडेड वारंटी आज की डेट में बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि अगर आप बाइक छोड़ो, आप टीवी भी लेने जाओगे या कोई भी गैजेट भी आप लेने जाओगे, तो वो आपको वहां के जो सेल्समैन है कई बार इसके बारे में सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि आपको वारंटी को एक्सटेंड करवाने का क्या क्या फायदा हो सकता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इनका, मतलब ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं इससे कंपनी को भी फायदा होता है, पर उससे ज्यादा जो कंज्यूमर होता है ना, उनको बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो आप यहाँ नीचे देखोगे जो सॉल्यूशन बिजनेस है इनका, 2016 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2022 फाइनेंशियल ईयर तक का ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट 6 साल के अंदर में 4 गुना हो चुका है इनका। और रेवेन्यू किस चीज से? नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस से इनका जो बिजनेस है वो 4 गुना हो चुका है। तो अभी तक ये कंपनी आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, प्लीज से कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अब हम इनके परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमारा तो मेन काम यही होता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कितनी इनकी सेल्स हो रही है, क्या इनका प्रॉफिट आ रहा है। हम अगर इसके शेयर्स को खरीदते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ सकता है या नहीं आ सकता है। हाँ, जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनको तो बहुत ही क्वालिटी रिटर्न मिला है, ये तो सब आपने देख लिया। बट तो उससे पहले कुछ चीजें को और जान लेते हैं, जैसे इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिनका प्रमोटर ग्रुप है, और ये जो डेटा है सितंबर 2030 तक का है, कि 49.21% है इनके प्रमोटर ग्रुप के पास है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एफआईआई है, इन्होंने लगभग 30% की हिस्सेदारी इस कंपनी की ले रखी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 10.05% है, और अदर की बात करें तो 10.49% है, जिसमें मेरे और आपके जैसे लोग भी होते हैं। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हो, जैसा मैंने आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि वोल्वो ग्रुप के साथ इनका जो यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो चुका है, ये बसेस ट्रक्स, ये आप देखते होंगे। और बिजनेस यूनिट को आप देखोगे तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड नॉर्थ अमेरिका, रॉयल इनफील्ड थाईलैंड, रॉयल इनफील्ड यूके, रॉयल इनफील्ड ब्राजील, रॉयल इनफील्ड कनाडा, ये सब क्या है, इनके ये सब्सिडरीज हैं।
अब एज एन इन्वेस्टर इस स्लाइड पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो ये डेटा था 30% की हिस्सेदारी और डोमेस्टिक का जो 10% की हिस्सेदारी। ये क्यों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये कोई ना इंस्टीट्यूट है, ये मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल नहीं है कि हाँ भाई खुद से पढ़ लिया किसी कंपनी को या थोड़ा अच्छे से पढ़ लो जाकर खरीद लिया। इनकी पूरी टीम होती है जो किसी कंपनी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च करती है। इसी वजह से इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बहुत ज्यादा क्वालिटी के होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग गलत नहीं हो सकते या हम इनसे ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मैं इस बात पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके पास हमसे बहुत ज्यादा रिसोर्स है, हमसे बहुत ज्यादा मैन पावर है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज का यूज करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं, एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसकी वो परफॉर्मेंस को नोटिस करते हैं। और परफॉर्मेंस में अभी हम लोग सिर्फ इनकी इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे या रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। हालांकि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करते वक्त हमें बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं, मैं भी करता हूं पर्सनली, पर मैं इस वीडियो में वो सारी चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं कोशिश करूंगा जब आयशर मोटर पे मैं दोबारा कभी वीडियो बनाऊं तो कुछ और नई चीजों को मैं इसमें कवर कर सकूं। बट अब यहाँ पे देखना आपसे फाइनेंशियल ईयर 2016 तक के डेटा से अब देखेंगे हम लोग जो ट्रेलिंग 12 मंथ से यहाँ तक का। क्या आप देखोगे कि इसमें और सारे फिगर्स ही ध्यान रखना करोड़ में ही है कि 6,000 करोड़ का ये इनका सेल्स था, ये ऑपरेशन से था, ये ध्यान रखना। इसमें जो अदर इनकम है वो इंक्लूड नहीं है। तो कई बार ऐसा मत सोचना कि आप किसी अगर अदर वेबसाइट पे देख रहे हो और ये डेटा आपको मिसमैच ना कर जाए। ये ध्यान रखना, ये जो पूरा जो ये डेटा दिख रहा है, ये जो इनका रेवेन्यू शो हो रहा है, ये इनका ऑपरेटिंग से आया हुआ सेल्स है, जो इनका मेन काम है। जो अदर इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि इनका 6,173 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2016 का, और उस टाइम पे इनका प्रॉफिट आया था 1,338 करोड़ का। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जैसे फाइनेंशियल ईयर 17 आया, फिर 18 आया, 19 आया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनका जो रेवेन्यू था और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़ता चला जा रहा था। बट उसके बाद आप सब जानते हैं कि 2020 में क्या हुआ, कोविड आया और उस जगह पे कई लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। और स्पेशली जिस तरीके की ये बाइक बनाती है, स्पेशली घूमने फिरने वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और वोल्वो जो ये बसेस हैं, आप भी जानते हो कि टूर एंड ट्रैवलिंग में ज्यादा ये काम आता है, तो ये सब तो होना ही बंद हो गया था। तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 20 का इनका जो परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ा सा आपको डाउन दिख रहा है यहाँ पे, और 2021 में तो ये और भी ज्यादा डाउन हो गया था। बट लेकिन अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 का दोबारा से यहाँ पे इन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी ज्यादा सुधार नहीं आई थी, बट वो जो अभी अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स को आप देखोगे, करंट जो डेटा देखोगे, तो इनका रेवेन्यू और इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत तेजी से अगेन से बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो आप इनकी ग्रोथ देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर के ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी तक का जो डेटा आपको दिख रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जितना आप इन्वॉल्व होगे मैं भी कोशिश करूंगा कमेंट में आपके साथ इन्वॉल्व होने की, आपके क्वेश्चन आंसर करने की, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा बेहतर हो सके और आपके साथ मैं भी कुछ सीखूं, मेरे साथ आप भी कुछ सीखें। चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देखोगे जो इनका करंट जो मार्केट प्राइस है वो 3,500 के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें होगा क्योंकि जब मैंने डेटा लिया था 3,500 के आसपास था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातचीत क्या है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये पीई रेशियो है। अब पी रेशियो में कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा अभी नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में इतना आपको बता देता हूँ कि आप इस बात को जानते होंगे कि जो भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो इनका अर्निंग पर शेयर होता है, एक शेयर पे कितना अर्निंग कर रहे हैं, उसके एवरेज में तो कैलकुलेट किया जाता है कि हम उसे कितना गुना पैसा दे रहे हैं। तो आप यहाँ से 2012 से दिसंबर से इसका डेटा को अगर आप देखो, लास्ट 10 साल का हम लोग देख रहे हैं लगभग, तो 20 के आसपास का इनका पी होता था, और ये हाईएस्ट कितने पे चल गया था, ये 80 से 90 रुपए पे एक बार पहले जा चुका है। फिर कंटिन्यूअसली जो इनके जो पी रेशियो थे यहाँ पे ये गिरावट आई थी, जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस आप जाकर चेक करोगे तो इतना ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा भी। और ये जब ये कोरोना वायरस के टाइम पे ये गिरते हुए वापस से 20 को इसने टच किया था, और अभी ये अगेन बढ़ा था लास्ट ईयर, आप देखोगे कि यहाँ पे 75 के आसपास ये आ गया था और वापस से गिर के 40 के पी पे ट्रेड हो रहा है। अब इस ग्राफ में ध्यान क्या देना है आपको कि इस ये जो फेज देखोगे जब 40 के आसपास पीई पे रहती है, और यहाँ पे देखो 40 से 50 के आसपास पीई पे जो ना बहुत टाइम स्पेंड ये करती है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बातचीत क्या है कि लोगों को एक दिमाग में लगता है कि क्या ये कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो 3,500 पे इसको खरीदना अच्छा है। देखो अगर आप यहाँ पे खरीद लेते तब तो मजा ही आ जाता भाई, बिल्कुल मैं मानता हूँ। पर पर्सनली इस ग्राफ को देख करके मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे लोग खरीद सकते हैं भाई, मना तो नहीं है, पर अगर किसी वजह से ये इसकी परफॉर्मेंस जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और पी रेशियो दोबारा से गिर के 20 के आसपास आ जाए,
तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम होगा इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप नोटिस करो कि कोरोना वायरस के टाइम पे, इतने बुरे वक्त पे भी, जब कंपनी के यहाँ पे गिरा था इसका शेयर प्राइस, तो भी 20 के आसपास इनका पी रेशियो आ गया था, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, और अभी चलो मार्केट में अगर दोबारा से एक मान लेते हैं करेक्शन आता है, किसी वजह से इसका शेयर प्राइस अगर अगेन गिरता भी है और 20 के आसपास पे अगर आ जाए, 20 या 30 के, तो मुझे लगता है पर्सनली, मेरी कोई एडवाइस नहीं है आपको, पर मुझे लगता है कि वो खरीदने का एक अच्छा जोन हो सकता है। हालांकि खरीदने वाले आप भी जानते हो अभी भी खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी तो ये नो डाउट बहुत अच्छी है। अब एक लास्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, इसका ये ग्राफ है। आप देखोगे ये 2009 से जो डेटा है, अभी देख कर लग रहा है भाई क्या ट्रमेंडस रिजल्ट मिला है, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिला है। कि जहां पे इस जगह के आसपास आप इसका शेयर प्राइस देखोगे, तो मतलब कितना ही था यार, बहुत ही कम, मतलब 20 रुपए, 10 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको शो होगा। अब ऐसा नहीं कि 20-10 रुपए पे होता है एक्चुअल में। कंपनी इतनी बार जो बोनस देती है, डिविडेंड देती है, या स्प्लिट होते हैं, वो सारी चीजें इस प्राइस में एडजस्ट हो चुका होता है। तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं हम बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात समझना बस ये, कि अभी इस जगह से ये लगभग 1200 रुपए के आसपास जब इसका शेयर प्राइस था, यहाँ पे 2020 के आसपास में आप देखोगे, वहां से ऊपर बढ़ा, और इस जगह पे बहुत टाइम स्पेंड किया, यह था 2400 के आसपास, और बहुत ही तेजी से यहाँ पे उछाल दिया लास्ट 4-5-6 महीने की अगर बात करें तो। और ये करीब 3750 के आसपास आया था, और वहां से नीचे गिर रहा है। अब एक दिमाग में आता है कि भाई क्या यहाँ पे खरीद लें हम लोग, क्या इसके और गिरने का वेट करें? तो देखो मैं पर्सनली बताऊं तो जितनी मुझे चार्ट्स की स्टडी है, टेक्निकल एनालिसिस की मुझे स्टडी है, पर्सनली मैं तो चाहता हूँ भाई ये गिरे, क्योंकि ये कंपनी अच्छी हो, जितने कम रेट पे मुझे मिल जाएगा भाई मेरे को तो बड़ा मजा आ जाएगा। पर गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ के नीचे थोड़ा रिस्क हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देते हैं। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये आप देख सकते हो 2400 रुपए से 2800 रुपए तक के। मुझे लगता है अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ के आसपास गिरता है, तो शायद मेरे ख्याल से उस टाइम पे इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पे गिरेगा, तो मैं जरूर से इस पे दोबारा से वीडियो बना दूंगा। बट अगेन एक चीज मैं यहाँ पे भी कहूंगा, देखो मैं आपको किसी भी तरीके से कोई लालच या कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जाकर इस कंपनी में शेयर में लगा दो। इंडिया के बाहर भी ग्रो कर रही है, इंडिया में ग्रो कर रही है, पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आगे भी देगा। नो डाउट ये बहुत अच्छी कंपनी है। पर प्लीज आप खुद से सीख समझ करके या तो इन्वेस्ट किया करें, या अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जिससे जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनकी सलाह जरूर से ले लें। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, सीखने से जाने के लिए, कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, किस तरीके से कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, चार्ट्स कैसे स्टडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं इन दी एंड आइस्टर मोटर कंक्लूजन पे, भैया हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो आपका तो मुझे नहीं पता, कंपनी मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि आगे भी ये ट्रेमेंडस रिजल्ट दे सकती है, ट्रेमेंडस ग्रोथ हमें दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये था कि कंपनी को अगर कहूँ कि कैसी कंपनी है, तो कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है आगे भी प्रॉफिट होगा। दूसरा सवाल कि भाई क्या है इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है नहीं, अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इसके शेयर प्राइस थोड़ा सा गिर जाए यार, थोड़ा सा वापस से नीचे आ जाए, ताकि यार मैं इसके ज्यादा शेयर खरीद सकूं, और उसके बाद ही मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सब कुछ देख समझ करके। क्योंकि आगे अभी जिस तरीके से काम चल रहा है, अगर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अच्छा परफॉर्म करती है, और उसके बाद भी अगर इसका शेयर प्राइस गिरता है, तो नो डाउट वो एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, कि कोई कंपनी अगर सही वैल्यूएशन पे या अंडर वैल्यूएशन पे मिल जाए, और एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर बहुत और ज्यादा बड़ी होने का पोटेंशियल हो। तो मेरा कंक्लूजन आप जान चुके हो कि कंपनी बहुत अच्छी लगी है मुझे। और भी चीजें इसके बारे में है, इंटरेस्टिंग चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, पर इस वीडियो में सब चीजों को कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। आगे की वीडियोस में मैं कवर करता रहूंगा। बट हाँ, अभी इस कंपनी पे तो मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, इस प्राइस पे तो नहीं, थोड़ा सा गिर जाए तो और अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज से इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं वीडियो बना सकूँ ना, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। चलो आज के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा।